फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये 20 दिसंबर 2023 को आया है। ये 20 दिसंबर 2023 का मैकेनिक्स का पेपर है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी मैंने मैकेनिक्स के कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि 2024 के मैकेनिक्स के पेपर में आ चुका है। तो आज भी अपन 5 मार्क्स वाले मैकेनिक्स के प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले मैकेनिक्स के केटी और रेगुलर एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 2024 में भी जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर आया था उसके भी 5 मार्क्स वाले सोल्यूशन आपको देखने, तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको 2024 के मैकेनिक्स के पेपर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं और अपन डिस्कस करते हैं आज। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा। देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये तो आपको करना ही करना है। तो इसके लिए मैं पहले भी मैंने कहा था और अभी भी मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन फर्स्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इससे क्या होगा, 20 मार्क्स स्कोर करना आसान हो जाएगा। 20 मार्क्स में इसमें से 4 कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो आराम से 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। और अगर आप थोड़ा भी बहुत भी ठीक ठाक करते हो तो 18 नंबर 17 नंबर इसमें आपको इजीली स्कोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन कर लो आप, तो उससे क्या होगा, पासिंग मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। पास करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। पहले क्वेश्चन आप रेगुलर केटी लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स को देख लो और देखो कि लास्ट 2-3 ईयर्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका 20 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में देखो, इसमें क्या करना था आपको, डिटरमाइन द फोर्सेस पी एंड क्यू सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज इन फिगर इज जीरो। आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी एंड क्यू की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज जीरो। जब अपन रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसा रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट जीरो है। तो ऐसा आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको वो पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से जिस पी और क्यू पे क्या होगा, टोटल फोर्सेज जो लग रहे होंगे उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। बेसिकली ये जो फोर्स सिस्टम है इसका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। अब इसका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, अपने को क्या करना होगा, अपने को पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट कि रिजल्टेंट जीरो आ जाए फोर्स सिस्टम में। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्या यूज़ करना है, अपने को क्या करना है, इसमें फोर्स बैलेंस करना है। मीन्स summation of all the forces along x direction is equal to 0 and summation of all the forces along y direction is equal to 0। अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, p और q दो अननोन है और अपने पास दो इक्वेशन है, टू इक्वेशंस टू अननोन्स। अपन इजीली p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें भी मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स बैलेंस करना है। तो फोर्स बैलेंस करने का क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इसमें 5 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको ट्राई करना। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको फोर्स बैलेंस करना है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, साइन के साथ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बी है, पार्ट बी। इस पार्ट बी वाले क्वेश्चन भी जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस किया था। पार्ट बी वाला जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या था, इसमें आप देखो, डिफाइन द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। एक तो आपको बताना था कि आई सेंटर क्या होता है, दूसरा आई सेंटर की प्रॉपर्टीज आपको बतानी थी। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये नहीं प्रिपेयर करके जा रहे हो ना तो इजीली आपके 5 मार्क्स बेकार हो जाएंगे, 5 मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ इस क्वेश्चन को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था आपको कि आई सेंटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको आप देख लो, वहां से आप 5 मार्क्स के सॉल्यूशन आराम से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये क्या है, एक्सेलरेशन से आता है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम है, इससे पहले भी जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी देखो उसमें भी यही पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा था। मींस पहला क्वेश्चन जो फोर्स बैलेंस से आया था, फिर एक क्वेश्चन था आई सेंटर का था, फिर एक्सेलरेशन से था। ठीक है, उसके बाद एक फ्रिक्शन से क्वेश्चन था और एक सेंट्रॉइड से क्वेश्चन था। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी देखो यही पैटर्न था, फोर्स बैलेंस का क्वेश्चन था, आई सेंटर का क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन मींस टाइम का फंक्शन दिया हुआ था, उससे एक क्वेश्चन था, एक फ्रिक्शन से क्वेश्चन था और एक सेंट्रॉइड से क्वेश्चन था। तो यही 5 क्वेश्चन थे, यही 5 पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको आइडिया लग गया कि देखो इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन आना है। ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर सी जो है इसको सोल्यूशन को अपन डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देखो इसमें करना क्या था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन a इज इक्वल टू 50 - 36 t स्क्वायर। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड 52 मीटर एंड द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अगेन। आपको एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में रिलेशन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड 52 मीटर। जब उसने 52 मीटर ट्रैवल कर लिया तब आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और आपको ये भी बताना है कि उसको टाइम कितना लगेगा जब वो फिर से रेस्ट पे आएगा। मतलब इनिशियली अपने को मान के चलना है कि वो रेस्ट पे था, मतलब एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, और आपको फिर वो टाइम बताना है कि जिस टाइम पे फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ ये फाइंड आउट करनी है, आपको वेलोसिटी बताना है जब उसने 52 मीटर ट्रैवल कर लिया। दूसरा आपको टाइम बताना है कि इनिशियली अगर वो 0 पे था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो दोबारा कब उसका फिर से जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो टाइम ड्यूरेशन बताना है आपको। टाइम इनिशियल पे वेलोसिटी 0, देन सम टाइम आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0, तो आपको टाइम ड्यूरेशन बताना है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ फाइंड आउट करनी है अपने को। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो एक सिंपल स्टेप है, उस स्टेप को याद करो। ठीक है,
क्या करना है अपने को एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया हुआ है, अपने को मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह रख देंगे dv ओवर dt। उसके बाद फर्दर अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड। जब अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको नहीं आता तो एक बार देख लो, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सिंपली अपन क्या करेंगे, बोथ द साइड्स अपन इंटीग्रेट करेंगे। जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो ये वाला स्टेप आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने पे ये वाला स्टेप आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 50 माइनस 36 t स्क्वायर dt। तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा आपका टाइम के टर्म्स में, ये रिलेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू 50t माइनस 36 t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c1 क्या है यहाँ पे, c1 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। व्हाट इज c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी अपन इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मुला होता है बेटा, वो देख लेना। 50 का देखो यहाँ पे क्या करोगे, 50 का इंटीग्रेशन करोगे तो 50t हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही रहेगा, 36/3 कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, 36 कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो t³/3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो t³/3 कहाँ से आया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे प्लस c1। अब अपने को ये कंडीशन यूज करना है, इनिशियल कंडीशन अपने को मान के चलना है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 है। तो जब अपन क्या करेंगे, t की जगह 0 पुटअप करेंगे, v की जगह 0 पुटअप करेंगे ऊपर वाली इस वेलोसिटी वाले रिलेशन में, तो c1 भी 0 आ जाएगा। तो देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है c1 0 आ गया। कब आ गया, जब अपन ने इनिशियल ये माना कि टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 थी, मतलब टाइम 0 पे 0 से स्टार्ट कर रहा था। तो जब अपन ने ये दोनों रिलेशन को पुटअप किया तो c1 0 आ गया, ठीक है। तो अपने को वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। वेलोसिटी का क्या रिलेशन मिल गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50t माइनस 12t क्यूब, ये वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया टाइम के साथ में, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी की जगह अपन क्या पुटअप करेंगे, वेलोसिटी की जगह अपन रखेंगे dx ओवर dt। वेलोसिटी की जगह जब अपन dx ओवर dt रखेंगे तो उसके बाद फर्दर क्या करेंगे, अगेन अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जब अपन इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 50t माइनस 12t क्यूब dt। अपन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx to x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 50t क्या हो जाएगा, 50t स्क्वायर बाई 2 माइनस 12t रेज़ टू द पावर 4/4 प्लस c2। देखो फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि अपन दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो c2 आ जाएगा। अब इस c2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से अपन इस कंडीशन को एज्यूम करेंगे। देखो ये वाली कंडीशन को अपन एज्यूम करेंगे क्या, एज्यूमिंग पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x भी 0 है, ठीक है। वो ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। जब अपन x की जगह 0 पुटअप करेंगे, t की जगह 0 पुटअप करेंगे तो c2 भी 0 आ जाएगा। तो अपने पास रिलेशन आ जाएगा x का, x कितना आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू 25t स्क्वायर माइनस 3t रेज़ टू द पावर 4। ये क्या आ गया, x का रिलेशन आ गया टाइम के साथ में। अब देखो ये x क्या चीज़ है, व्हाट इज x हियर, x यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट है। x क्या होता है यहाँ पे, x इज द डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अपने को क्या मिल गया, वेलोसिटी का भी रिलेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन मिल गया, और एक्सेलरेशन का रिलेशन तो अपने पास है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को क्या करना है, देखो अपने को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड 52 मीटर। अपने को क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है जब उसने 52 मीटर ट्रैवल कर लिया है। बट क्वेश्चन में जो ये जो अपन ने निकाला है वेलोसिटी का जो रिलेशन यहाँ पे अपन ने निकाला है, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो टाइम के साथ में रिलेशन है। तो अपन कैसे निकालेंगे फिर, अपन यहाँ पे तो टाइम ही पुटअप कर सकते हैं ना अपने पास, क्योंकि टाइम तो अपने को पता नहीं है कि 52 मीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे कि टाइम निकालेंगे कि 52 मीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। जब वो टाइम आ जाएगा तो अपन उसको यहाँ पुटअप कर देंगे टाइम की जगह, तो अपने को वेलोसिटी पता चल जाएगी कि इस टाइम पे इतनी वेलोसिटी है, ठीक है, कि 52 मीटर उसने इतने टाइम में ट्रैवल कर लिया, और फिर उसको टाइम की जगह पुटअप कर देंगे तो वेलोसिटी भी अपने को मिल जाएगी। तो अब अपने को पहला टास्क ये है कि अपने को ये पता करना है कि 52 मीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा, तभी तो उसको अपन जब यहाँ रखेंगे तो अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी कि 52 मीटर ट्रैवल करने में उसको इतना टाइम लगा था, टाइम अपन यहाँ रख देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी कि इस पोजीशन पे उसका इतना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे टाइम। तो टाइम निकालने के लिए देखो अपने पास ये पोजीशन का रिलेशन है अपने पास, तो इस वाले रिलेशन में अपन क्या करेंगे, x की जगह 52 मीटर पुटअप कर देंगे। x की जगह जब 52 मीटर पुटअप करेंगे अपन, तो यहाँ से क्या होगा, अपन क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो t की अपने पास 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। t की 2 वैल्यू आ जाएगी, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4.33 सेकंड। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो t अपने पास 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा और t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड आ जाएगा। देखो कंफ्यूजन हो गया कि अपन कौन सा टाइम ले, क्योंकि अपने पास तो 2 टाइम आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि मान लो, देखो अगर वो मान लो यहाँ t इज इक्वल टू, मान लो t1 इज इक्वल टू 0 था, और फाइनली फिर वो इधर आया। तो जब वो t से इधर मूव किया और t इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो यहाँ आ गया। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने 52 मीटर ट्रैवल कर लिया। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक उसने 52 मीटर ट्रैवल कर लिया, ये 52 मीटर है। और t इज इक्वल टू जो ये आ रहा है, t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड, वो यहाँ पे कहीं होगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड, वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो मतलब वो यहाँ हो सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अपन ने x इज इक्वल टू 52 मीटर रखा है। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ होगा तो 52 मीटर से तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वो यहाँ नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड ऐसे जाके फिर वो यहाँ बैकवर्ड आ गया है। तब इसका मतलब यहाँ पे जो है t इज इक्वल टू हो गया 2.08, वो यहाँ पे आ गया दोबारा। मीन्स हुआ क्या है, देखो फिर से इसे समझ लो। देखो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो बंदा यहाँ था, ठीक है,
और फिर दूसरा टाइम अपने पास आया t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड। मींस अब वो इधर तो होगा नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और उसको 52 मीटर ही बताना है, 52 मीटर ही आना है, 52 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट आना है। इसका मतलब वो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ था, फिर फर्दर मूव किया और फिर वो बैकवर्ड आया, और बैकवर्ड आके यहाँ पे वो टाइम t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड पे वो यहाँ दोबारा आ गया, तभी तो 52 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब वो इस एंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे कुछ और टाइम होगा, मान लो 2.05 या 2.0, 2.04, 2.03 कुछ भी यहाँ पे टाइम होगा, बट ये 2 से ज्यादा टाइम पे होगा और 2.08 से कम टाइम होगा यहाँ पे इस एंड पे। मींस हुआ ये, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हुआ ये कि देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, 52 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। जब अपन ने इस रिलेशन में पुटअप किया, डिस्प्लेसमेंट वाला जो ये रिलेशन है, जब इसमें अपन ने पुटअप किया तो अपने पास दो टाइम आया, एक टाइम आया 2 सेकंड, एक टाइम आया 2.08 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 पे तो वो इधर है, बट t इज इक्वल टू 0.28 सेकंड पे भी वो इधर ही है, फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आ गया है। ठीक है, तो अब अपने को पता ये करना है कि वो यहाँ पे कब गया, किस टाइम पे वो इधर रहेगा। ठीक है, किस टाइम पे वो इधर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गई कि भाई वो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ था और t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड पे भी वो इधर ही है, फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आया। तो फॉरवर्ड जाते जाते उसकी वेलोसिटी कब जीरो हो गई कि उसने फिर से जो है बैकवर्ड मोशन लेने लगा है। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि ये वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वो फॉरवर्ड ना जाके वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, हाँ पहले तो t इज इक्वल टू अपने पास 2 सेकंड आ गया, तो अपन क्या करेंगे, जो वेलोसिटी वाला अपने पास जो रिलेशन है, वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, t की जगह 2 पुटअप करेंगे, तो उससे अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी कि इस पोजीशन पे उसकी क्या वेलोसिटी है, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है उसको। ठीक है, फॉरवर्ड मोशन में फाइंड आउट करना है, बैकवर्ड में नहीं करना है। ठीक है, 52 मीटर वो कह रहा है, अगर 52 मीटर का होगा तो फॉरवर्ड से जाके वो बैकवर्ड आ जाएगा, तो अपन 2 ही रखेंगे, t इज इक्वल टू 2.08 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी वाले रिलेशन में पहली चीज तो ये हो गई कि देखो बेटा, वेलोसिटी वाले रिलेशन में ये जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है इसमें 2 पुटअप करेंगे, 2 टाइम आया है उसमें से अपन 2 यहाँ रखेंगे, क्योंकि इस वक्त वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, और t इज इक्वल टू 0.28 पुटअप करोगे तो बेटा वो फॉरवर्ड जाके वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो उस केस में नहीं अपने को करना है, अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन के बताना है कि उसमें कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे, और अपने को ये भी टाइम बताना है कि उसकी वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी। वही तो इसमें कह रहा है टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अगेन, तो वो क्या टाइम होगा जिसमें वो फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है, ये जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है, इस वेलोसिटी वाले रिलेशन में ये जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है, जब बेटा इसमें अपन क्या करेंगे, जीरो पुटअप करेंगे। किसकी जगह जीरो पुटअप करेंगे, v की जगह। जब अपन v की जगह जीरो पुटअप करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट v इज इक्वल टू 0, जब अपन v इज इक्वल टू इसमें जीरो पुटअप करेंगे तो t अपने पास आ जाएगा 2.04 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ रहेगा, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा। देखो हुआ क्या होगा, देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे था, वो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया उसने, वो फॉरवर्ड गया और यहाँ कहीं पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। ठीक है, फिर वो फॉरवर्ड जा रहा है और यहाँ कहीं पे जाके t इज इक्वल टू 2.04 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, अब जैसी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बट एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा उसके पास, अब वो यहाँ से बैकवर्ड मूव करना शुरू करेगा और मूव करता जाएगा यहाँ पे आके उसका फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ। ठीक है, और इस टाइम पे अपन ने वेलोसिटी निकाल लिया, जैसे कि 4 मीटर आ रहा है, और यहाँ पे टाइम क्या होगा, इस पोजीशन पे टाइम होगा 2.08। तो देखो 2 सेकंड पे भी और टाइम t इज इक्वल टू 2.08 सेकंड पे भी वो इधर ही रहेगा। पहले वाले केस में तो वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, दूसरे वाले केस में वो यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 4 सेकंड। ठीक है 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, क्योंकि अपने को निकालना था कि उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब वो 52 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, अपने को ये निकालना था। तो अपने को ये इधर जा रहा है, यहाँ तक उसने 52 मीटर कवर कर लिया और उसको यहाँ किस टाइम पे पहुंचा हुआ, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो अपन जब t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी वाले रिलेशन में पुटअप करेंगे तो वेलोसिटी 4 आ जाएगी। तो देखो डायग्राम से अगर अपन समझना चाहें, इस पूरे क्वेश्चन को अगर डायग्राम से समझना चाहें अपन, तो देखो क्या हो रहा होगा कि वो यहाँ पे होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे फॉरवर्ड जाएगा, और ये हो गया टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू हो जाएगा, टाइम सॉरी यहाँ पे 0 होगा, और टाइम t इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2.08 हो जाएगा। यहाँ से फॉरवर्ड जाके यहाँ से वो बैकवर्ड आएगा, तो यहाँ पे वो टाइम t इज इक्वल टू 0.8 सेकंड पे पहुंचेगा। यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 4, फॉरवर्ड जब मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी 4 होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी क्योंकि अब वो फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो है। यहाँ पे बॉडी ऐसे फॉरवर्ड मूव कर रही है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो इधर आया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब इधर था तो अपन टाइम वाले रिलेशन, वेलोसिटी टाइम के रिलेशन में t इज इक्वल टू 2 पुटअप करके वेलोसिटी निकाल लिया। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 4 होगी, फॉरवर्ड जाएगा और फाइनली यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अपन ने वेलोसिटी वाले रिलेशन में वेलोसिटी को 0 पुटअप करके टाइम निकाल लिया। यहाँ पे क्या टाइम रहेगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2.04 होगा ना, यहाँ पे 2.04 होगा, वो t इज इक्वल टू 2.04 पे वो इधर रहेगा और वेलोसिटी यहाँ पे उसकी 0 हो जाएगी, फिर वो बैकवर्ड मूव करेगा और टाइम t इज इक्वल टू 2.08 पे वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना है। देखो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने को करना क्या है इसमें, अपने को करना ये है कि सबसे पहले अपने को एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया हुआ है। जब एक्सेलरेशन का रिलेशन अपने को दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है, वहाँ उससे एक्सेलरेशन के रिलेशन से अपने को वेलोसिटी का रिलेशन बनाना है, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, फिर वेलोसिटी के रिलेशन से अपने को डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाना है, उससे कांस्टेंट ऑफ रिलेशन निकालना है, फिर अपने को क्या करना है फाइनली, क्योंकि x अपने को डिस्टेंस दिया हुआ 52 पुटअप करके अपने को टाइम निकाल लेना है, 2 टाइम आ जाएगा। बट अपन जो है 2 सेकंड वाला टाइम लेंगे, फॉरवर्ड मोशन वाला। t इक्वल टू 2 सेकंड पे अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी अपन निकाल लेंगे। वेलोसिटी टाइम वाले रिलेशन में t इक्वल टू 2 पुटअप करके वेलोसिटी आ जाएगी, 4 सेकंड खत्म हो गया, बस दूसरे वाली की टेंशन ही ना लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और अपने को ये भी बताना था कि फिर से वो रेस्ट पे कब आएगा, रेस्ट पे तब आएगा जब अपन v इक्वल टू 0 पुटअप करो तो टाइम निकाल लो, यहाँ से वेलोसिटी वाले रिलेशन में v की जगह 0 पुटअप करके टाइम निकालो कि किस टाइम पे वो 0 हो गया, फिर से वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था आपने को, डिफाइन करना था एंगल ऑफ रिपोज एंड प्रूव दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन ये वाला आते ही आता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, उसके बाद अपने को प्रूव करना था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन होता है, मीन्स वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं अपन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की और एंगल ऑफ रिपोज की बात कर लेते हैं। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये एंगल होता है, किसके बीच का एंगल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड विद द नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है। तो ये किसका एंगल है, ये एंगल है किसके बीच का एंगल है, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एंगल, ये वाला जो यहाँ पे फाई आप देख रहे हो ना, ये एंगल है। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम से बड़ा बना के आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि तुम्हारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मान लो अगर आप इधर फोर्स पी लगा रहे हो तो इस पे इधर फोर्स लगेगा आपका, इस पे इस डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, इस ब्लॉक पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पे इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर आप इसको फॉरवर्ड इधर मूव लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, तो उसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे आएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये किसका रिजल्टेंट है, दिस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आर आएगा और उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो बनेगा फाई, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये एंगल होता है किसके बीच का, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एंगल किसका है, रिजल्टेंट का, किसके रिजल्टेंट का, नॉर्मल रिएक्शन प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आर होगा उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये डायग्राम से भी आप एग्जाम में समझा सकते हो। ये डायग्राम यहाँ पे बना के आप क्लियरली समझा सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, जैसे कि ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ आएगा, यहाँ पे मान लो कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो कुछ आर आएगा। तो ये रिजल्टेंट आर और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा फाई, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर अपन ने क्या किया है, दिस एंगल फाई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस एंगल फाई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एफ मैक्स इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, आर साइन फाई एंड म्यू एन इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो अपना जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट ले लिया अपन ने, आर साइन अल्फा और आर कॉस अल्फा। तो जब आर जो है ये वाला आर अपना, इसका जब अपन कंपोनेंट लेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा आपका आर साइन अल्फा, दूसरा कंपोनेंट आएगा आर कॉस अल्फा। तो आर साइन अल्फा किधर आएगा, आर साइन अल्फा आपका आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। इसका जब अपन आप कंपोनेंट लोगे तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे। जब अपन बैलेंस करेंगे तो देखो एफ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन फाई, एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन फाई, और एफ मैक्स अपने को मालूम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, तो अपन क्या करेंगे, एफ मैक्स की जगह म्यू एन एस पुटअप कर देंगे। और आर कॉस फाई क्या होगा, आर कॉस फाई को अपन इक्वेट करेंगे एन से। आर कॉस फाई क्या चीज़ है, आपका रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है आर। तो उसका आर कॉस फाई क्या चीज़ है, आर कॉस फाई उसका कंपोनेंट है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। उसको अपन ने इक्वेट कर दिया एन से। तो जब इक्वेट करेंगे तो अपने पास दो इक्वेशन बन जाएगी। देखो आर जो अपना रिजल्टेंट था उसके दो कंपोनेंट ले लिया अपन ने, दोनों कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस कर दिया और दूसरे कंपोनेंट को अपन ने नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कर दिया। तो इन दोनों का जब अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो tan फाई क्या आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो tan फाई जो हो जाएगा आपका, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, विल बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू फाई। ठीक है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और फाई को अपन ये भी लिख सकते हैं, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज की अपन बात करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो देखो अपन अब एंगल ऑफ रिपोज को डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है कि इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी कैप्ट विल जस्ट स्लाइड डाउन ऑन इट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू सेल्फ वेट। मीन्स वो ये कह रहा है कि वो एंगल होता है, ये इस प्लेन का वो एंगल है, ये थीटा जो अपन दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो थीटा जिस थीटा से ऊपर अगर ये थीटा को आप इंक्रीज करते चले जाओ तो एक वो कंडीशन आएगी जिस कंडीशन के बाद कोई भी बॉडी अगर इस प्लेन पे रखोगे तो वो खुद ब खुद सेल्फ वेट की वजह से स्लाइड कर जाएगी। तो इट इज दैट लिमिटिंग एंगल आफ्टर विच द बॉडी विल स्लाइड डाउन बाय इट्स ओन विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर इस थीटा से अगर आप नीचे रखोगे, एंगल ऑफ रिपोज से नीचे अगर होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी खुद से विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये वो लिमिटिंग थीटा होता है जिसके बाद बॉडी स्लाइड करने लगेगी, खुद ब खुद स्लाइड डाउन करने लगेगी इंक्लाइन प्लेन पे। तो वो इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल होता है जिस एंगल के बाद बॉडी खुद ब खुद स्लाइड करे विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इससे अगर कम एंगल होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। तो इट इज द एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी कैप्ट। अगर कोई भी बॉडी इस प्लेन पे अगर आप रखोगे तो वो स्लाइड डाउन कर जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, तो ये वो एंगल होता है, मिनिमम एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे, क्योंकि आपने बॉडी को इस प्लेन पे रखा है तो वेट जो होगा डब्ल्यू उसका नीचे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसका अपन एक कंपोनेंट ले लेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये अपन कोऑर्डिनेट मान लेंगे, इसको अपन वाई एक्सिस मान लेंगे, इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे। तो इसके अलाउंग और इसके अलाउंग फोर्स को अपन बैलेंस करेंगे।
तो जब इन दोनों एक्सिस के अपन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग फोर्स को जब बैलेंस करेंगे, तो देखो फॉर द लिमिटिंग कंडीशन समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ये होगा। भाई देखो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, वो बॉडी को रुकना चाहेगा, नीचे जाना नहीं देगा, प्रिवेंट करेगा उसको। और डब्ल्यू साइन थीटा जो है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा इधर, तो माइनस मिल गया उसको अपन ने। तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे अपन, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में अपन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा इधर, और वेट का जो कंपोनेंट एक इधर आएगा नीचे, डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको जब अपन बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अपने पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन और डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। जब एक दूसरे को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्यू एस आ जाएगा। और देखो अपने पास यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और यहाँ से अपने पास है tan फाई इज इक्वल टू म्यू एस। तो इन दोनों से अपन कह सकते हैं कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। देखो अपने पास एक ये कंडीशन आ गई, एक ये कंडीशन आ गई। दोनों कंडीशन में क्या है, एक में tan फाई इज इक्वल टू म्यू एस, एक में tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो अपन ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि फाई इज इक्वल टू म्यू मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ये अपन कह सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, अपने को क्या करना था, एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करना था अपने को, और ये बताना था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप ये वाला डायग्राम बनाओ और ये दोनों कंडीशन लिख के फाइनली ये लिख दो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो एंगल ऑफ रिपोज होता है इट इज द मिनिमम एंगल। ये वो एंगल होता है प्लेन का जिस पे अगर कोई बॉडी आप रखो तो इसके बाद वो क्या करे, इस एंगल से अगर थोड़ा सा भी आपने इंक्रीज किया, या ये वो लिमिटिंग एंगल होता है जिस एंगल पे क्या होगा, बॉडी स्लाइड करने लगेगी, बॉडी स्लाइड करने लगेगी इंक्लाइंड प्लेन पे। इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन, इस पे अगर आप कोई बॉडी रखोगे तो बॉडी अब स्लाइड डाउन करने लगेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये वो एंगल होता है। चलो अपन आप आगे चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो इससे आया था आपका सेंट्रॉइड से। ठीक है, इसमें क्या करना था अपने को, बॉडी का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना था। आप देखो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ये फिगर था। ठीक है, एक क्या है आपका सर्कल का क्वार्टर है जिसका रेडियस 20 है, एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 10 है। अब उस बॉडी से आपने क्या किया, एक कटआउट पार्ट निकाल लिया है। आपने क्या किया, इस पूरे क्वार्टर से एक सेमी सर्कल काट के निकाल लिया है। अब इसका आपको सेंट्रॉइड बताना था। तो सेंट्रॉइड बताने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई जो आपका ये क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल है, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो इसका सेंट्रॉइड अपन देखेंगे पहले, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कल है उसका कहाँ पे होगा सेंट्रॉइड। ठीक है, नहीं तो दोनों जरूरी है ना, पहले इंडिविजुअली देखना पड़ेगा आपको कि पहले इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ है, देखो इसको G1 कह दिया है, और इस सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ है, इसको G2 कह दिया है। इन दोनों सेक्शन का, इन दोनों बॉडीज का जब अपन सेंट्रॉइड पता कर लेंगे तो अपन को मालूम है कि भाई कटआउट जो सेक्शन है बॉडी है इसका सेंट्रॉइड अपन मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो ये क्वार्टर का एरिया कितना हो जाएगा, क्वार्टर का एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर बाई 4, r इसका 20 दिया हुआ है, तो a1 कितना आ जाएगा क्वार्टर का 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपने को ये मालूम है कि इस क्वार्टर पार्ट का जो सेंट्रॉइड सीजी होगा, जो सेंट्रॉइड होगा इसका, वो x1 y1 यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट आएगा, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो x1 विल बी इक्वल टू y1 होगा, x1 विल बी इक्वल टू y1, और उसका ये फॉर्मूला होता है x1 विल बी इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 4r1/3 पाई। तो यहाँ से अपन इसका कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे कि इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, x1 इज इक्वल टू y1 होगा, बिकॉज क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिक बॉडी है ना, ये सिमेट्रिक बॉडी है, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसके दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद अपन सर्कल का देखेंगे, ये जो सेमी सर्कल है इसका अपन देखेंगे इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा। तो देखो इसका पहले अपन एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकाल के रख लेंगे। उसके बाद देखो x2 तो है वो तो क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो इस पे ही कहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट तो उसका इसी लाइन पे आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, इसका सेंटर इसका 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 की दूरी पे होगा। और y2 इसका कितना हो जाएगा, y2 इसका हो जाएगा 4r2/3 पाई, 4r2/3 पाई, r2 अपने को मालूम है इस सर्कल का 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट अप करके y2 निकाल लेंगे, तो y2 इसका कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा 4.244। मीन्स इसका जो सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कितना पे हो जाएगा, x2, y2, x कितना है 10 और y कितना है आपका 4.244। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंट्रॉइड। तो किसका सेंट्रॉइड आ गया, देखो दोनों का सेंट्रॉइड आ गया, अपना क्वार्टर सर्कल का भी सेंट्रॉइड आ गया और सेमी सर्कल का भी सेंट्रॉइड आ गया, दोनों बॉडी का, दोनों सेक्शन का अपने पास सेंट्रॉइड आ गया। x1 y1 इसका तो सेम होगा और इसका भी अपने को पता चल गया, x2 y2 भी आ गया इसका। अब अपने को क्या करना है, अपने को कटआउट सेक्शन के लिए निकालना है टोटल बॉडी के लिए। तो टोटल बॉडी के लिए निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल बॉडी के लिए जब अपन निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपन a1 माइनस a2। इस फॉर्मूले में अपन पुट अप कर देंगे भाई, अपन पहले प्रीवियस केस में x1 x2 निकाल चुके हैं, y1 y2 भी निकाल चुके हैं, तो अपने पास ये फॉर्मूला है भाई पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड निकालने के लिए, x बार और y बार निकालने के लिए। इस फॉर्मूले में जो भी अपन वैल्यूज प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किए सबको पुट अप कर दो, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा x बार y बार आ जाएगा। तो x बार अपने पास कितना आ गया 6.98, y बार आ गया 12.74। तो इस पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे होगा, x बार हो जाएगा आपका 6.98 और y बार हो जाएगा आपका 12.74 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल बॉडी का आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल अगर आप देखो तो इस सेमी सर्कल का यहाँ कहीं था, सेंट्रॉइड का यहाँ, क्वार्टर सर्कल का यहाँ कहीं था, और पूरी बॉडी का जब इसमें से माइनस कर दोगे, इस वाले पार्ट को माइनस कर दोगे क्वार्टर सर्कल में, तो उसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, करना कुछ भी नहीं है इसमें, बस अपने को क्या करना है, पहले इंडिविजुअल पार्ट का देखना है कि जी कहाँ पे है सेंट्रॉइड का, इंडिविजुअल पार्ट का, फिर यहाँ पे पुट अप करके आप निकाल लो x बार y बार। ठीक है,
तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ 6 और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेम पेपर है, ये सॉरी 7 जून 2024 का पेपर है। ये 7 जून 2024 को ये पेपर आया था। उसमें यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो 6 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अपन प्रोवाइड करूंगा उसमें अपन कुछ ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 6 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो है ये भी कवर हो जाए, क्योंकि 6 मार्क्स वाले 8 मार्क्स वाले कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप देख सको। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको मैं 6 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।